ए वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उनके अंदर हमने पहले वाले के अंदर तो देखा था कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करता है अपनी एक सेल से। सारे के सारे क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल बना लेते हैं और हम सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब के अंदर एक ऐसा तरह का एक प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर एक इस तरह का प्रोसेस चल रहा है कि जिससे नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता रहता है, सेल का डेवलपमेंट भी होता है। ये सारी बातें हमने करी थी। फिर सेल साइकिल को देखा था कि क्या होता है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल को भी देखा है। वहाँ पर G1 क्या होता है, S क्या होता है, G2 क्या होता है, ये हमने शुरुआत में बात कर ली थी। इसके अलावा G1 और फिर S और G2 क्या होता है, इनको बात करने के बाद में हमने इनके ऊपर क्वेश्चन भी लगाए थे PYQ जो कि नीट के अंदर आए हुए थे। अब अगला हमारा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एम फेज, क्योंकि सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज, अदर इज कॉल्ड एज एम फेज। ग्रोथ फेज इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, ये सब बात कर ली हमने। अब यहाँ पर एम फेज को देखते हैं डिटेलिंग के अंदर कि एम फेज क्या है, जिसको हम यहाँ पर नॉर्मली क्या कहते हैं, माइटोसिस को पढ़ते हैं हम। तो एम के अंदर हमें डिटेलिंग आज की क्लास में एम फेज को ही करना है, इसीलिए आज का टॉपिक यहाँ पे जो लिया हुआ है दिस इज कॉल्ड एज एम फेज। तो चलो टाइम को वे अपने टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो मेनली चीज है उसको हम पढ़ते हैं आगे। तो क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले एम फेज, ये आपका एम फेज नाम का टॉपिक है आज। एम फेज, एम फेज क्या होता है, सबसे पहले तो ये एम फेज जो होता है हमारे पास में, ये एक ऐसा फेज है जो कि सेल साइकिल के टाइम पे सबसे ड्रामेटिक है। जो जब सबसे नाटकी वाला जो फेज है, जहाँ पे सबसे ज्यादा नाटक होने वाले हैं, सबसे ज्यादा चेंज होने वाला है, वो है एम फेज। तो मैक्सिमम चेंज जो मिलेगा आपको कहाँ मिलता है, एम फेज में, ना कि ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज के अंदर प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, क्योंकि सेल साइकिल के दो पार्ट है, एक का नाम क्या कहते हैं हम, ग्रोथ या इंटरफेस, और सेकंड इज कॉल्ड एज एम फेज। तो वहां पर तो प्रिपरेशन हो रही थी, यहां पर मैक्सिमम चेंज मिलेंगे आप। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम फेज, मोस्ट ड्रामेटिक, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ या फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सबसे ज्यादा मोस्ट ड्रामेटिक फेज सेल साइकिल का किसको माना जाता है, एम फेज को माना जाता है। इस बात को याद रखना। सर इसके अलावा कोई और पार्ट भी है, इसके यहाँ पे गए, यहीं पर मेजर जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सारे जितने भी कंपोनेंट है उन सबको वापस से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है एस फेज में क्या हुआ था, डीएनए डबल हुआ था। भाई G1 के अंदर तो डीएनए डबल नहीं होता, डीएनए डबल कहाँ हुआ है, एस में हो चुका है। अब G2 के अंदर भी वैसा ही था। तो एम फेज अब क्या है, जो डबल हुआ है उनको वापस से अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उससे पहले था क्रोमेटिन, और अब क्रोमेटिन से कंडेंसेशन करेगा और बनाएगा क्रोमोसोम को। तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो सारे कंपोनेंट का रीऑर्गेनाइजेशन कहां होता है बताइए, एम फेज के अंदर होगा। और ये ऐसा खास तरह का डिवीजन है जिसके अंदर, जैसे कि पेरेंटल के अंदर क्रोमोजोम है, आपके पास में कितने होते हैं, 46 है। तो आपके अंदर भी कितने होंगे, 46 होंगे। अब पेरेंट्स में भी उतने ही है। अब यहाँ तो एम फेज है, जो ये अगली पीढ़ी में नहीं होता है, हमारी सेल के अंदर एक से दो सेल बननी है। तो जितने क्रोमोजोम, देखिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, ये एक सेल है, यहाँ पर अगर है 2n इक्वल टू, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 2n इक्वल टू में 18 क्रोमोजोम लगा लो। अब बुक ने तो 18 का तो नाम दिया, अरे क्या हो गया, 2n इक्वल टू में 16 ले लीजिए, ये क्रोमोजोम है, ये एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं आपको। तो अगली सेल जो बनेगी यहाँ पर एक से दो सेल बनेंगी, इनके अंदर भी 2n इक्वल टू 16 ही होगा, इसके अंदर भी 2n इक्वल टू 16 ही होगा। अब जो ये सेल है, ये तो एज ए पेरेंटल सेल हो गई, बताओ हाँ या ना, किसके समान है, एज ए पेरेंटल सेल है।
तो दिस इज लाइक एज ए पेरेंटल सेल, और इसको हम क्या कहेंगे, एज ए प्रोजेनी सेल या डॉटर सेल। प्रोजेनी सेल को ही क्या कहते हैं, डॉटर सेल, प्रोजेनी सेल। और डॉटर सेल। तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या लिख सकता हूं, देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंटल सेल एंड प्रोजेनी सेल। ये एनसीईआरटी की लाइन है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम किसमें, पेरेंटल सेल के अंदर, और एंड प्रोजेनी सेल के अंदर इज सेम। जितने उसमें होंगे क्रोमोजोम उतने ही किसमें होंगे तुम्हारे जितने पेरेंटल सेल में उतने ही होंगे प्रोजेनी सेल में। प्रोजेनी मीन्स डॉटर सेल में। क्योंकि यहां भी कितना है, देखिए 16 है, और यहां भी कितना है, 16 है, जो सेम है। तो इसीलिए एम्फेस इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि बराबर करा रहा है, वो अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। और ये नीट का PYQ है, आया हुआ है। इक्वेशनल डिवीजन किसे मानते हैं, तो एम्फेस को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा ये कोशिश करी बताने की कि इसे क्यों माना जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है। यहां तक हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, जो एम्फेस है इसके बारे में कोई और याद रखना। जो एम्फेस है इसमें एक्चुअली हो किसका रहा है, किसका डिवीजन हो रहा है, क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम कहां पर है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का जब डिवीजन है इसे क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो कह सकता हूं द एम्फेस या द कैरियोकाइनेसिस। और मैं लास्ट क्लास में बताया हुआ है व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, और यहाँ न्यूक्लियस के डिवीजन मींस क्या होता है, क्रोमोजोम का डिवीजन है वो। द न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फेसेस। इसको 4 सब फेस में डिवाइड किया जाता है। अब क्यों करा जाता है, टू स्टडी इजीली, उनको आसानी से पढ़ सके। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताएं, क्या हमको सेल के अंदर, जैसे कि आप 4 नाम बता रहे हो, जैसे कि आप कौन कौन से नाम है 4 सब फेस, वो एक का नाम होता है प्रोफेस, सेकंड इज कॉल्ड एज मेटाफेस, प्रोफेस हो गया, मेटाफेस, उसके बाद में एनाफेस, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज टीलोफेस। तो ये 4 सब फेस होगी। क्या ये अलग से दिखाई पड़ती है सेल में कि प्रोफेस चल गया, मेटाफेस चल गया, एनाफेस और टीलोफेस? हम एकदम से क्लियर नहीं कह सकते, बट वहां पर मैक्सिमम चेंज आता है, क्योंकि हम उसको देख के बता देते हैं कि ये वाला पार्ट चल रहा है। तो एक तरह से आप ये कहना चाहें कि क्या सर हम क्लियर एकदम से अलग देख के बता सकते हैं, तो बुक ने खुद लिखा हुआ है कि ए बिटवीन वेरियस subfaces, between various subfaces a clear cut line can't be drawn। आप एकदम से अलग से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते सब फेस के बीच में, क्योंकि कुछ वाले ऐसे चेंज होंगे जिनको हम वहां पर अलग नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, मैक्सिमम चेंज हम देख के बता देंगे कि ये वाला फेस के अंदर ये चेंज हो रहा है, तो ये वाली फेस है। तो ये 4 सब फेस ऐसे आती है। इसके बारे में जो बताया था मैं आपको, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो देखिए, माइटोसिस डिस्कवर्ड बाय, माइटोसिस को डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। सर बर्गर तो नहीं है, स्ट्रासबर्गर। और ये किस में करा है, इन प्लांट, प्लांट में इन्होंने किया था। फिर इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर, इन एनिमल्स डिस्कवर्ड बाय, माइटोसिस की बात कर रहा हूं मैं, डिस्कवर्ड बाय वोल्टर एंड फ्लेमिंग। एक का नाम वोल्टर है और उसका नाम बाद है फ्लेमिंग। वोल्टर एंड फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर्ड किया है, किसमें,
एनिमल सेल में, और वो भी शायद किस सेल को ले आता है, ये सेलेमेंडर सेल, एनिमल सेल का नाम है ये, सेलामेंडर सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और जो माइटोसिस टर्म है, इतना नहीं पूछेगा बट वैसे बता देता हूं, माइटोसिस जो वर्ड है, जो टर्म है, गिवन बाय फ्लेमिंग, तो इट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या किसको बताया था, माइटोसिस टर्म, ये चीज को याद रखना। तो किसने क्या बताया, क्या चेंज होता है, देखो मैंने अभी माइटोसिस के बारे में नॉर्मल बताया, कितनी फेसेस है, 4 सब फेस है, क्या क्या नाम है, प्रोफेस आता है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है, ये 4 होते हैं। किसने डिस्कवर करा, प्लांट के अंदर इसको स्ट्रासबर्गर ने किया है, एनिमल के अंदर किसने किया है, वोल्टर एंड फ्लेमिंग ने करा, और माइटोसिस टर्म किसने दिया है, आपको बता दिया, फ्लेमिंग ने। यहां तक बात हो चुकी है। अब आगे क्या देखें हम, अब हम जब पढ़ते हैं प्रोफेस को, सबसे पहले जब प्रोफेस को पढ़ेंगे तो प्रोफेस क्या है, तो आप यहां पर सुने ध्यान से, सबसे पहले बिगिन करते हैं प्रोफेस, कि प्रोफेस क्या है। प्रोफेस जो होता है, एक बात बताएं, सबसे पहले किस नाम का नाम आया था ग्रोथ फेज के अंदर, आपको याद होगा, G1 का, उसके बाद S, और उसके बाद G2, बट G2 के बाद तो M ही आ रहा है ना, और M को हम क्या कह रहे हैं, माइटोसिस। अब उस M को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा, 4 में किया है, क्या क्या नाम करा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये 4 है, इनको आपको याद रखना है। अब मुझे बताइए, G1 के बाद, G1 हुआ सबसे पहले, फिर G1 के बाद कौन हुआ, S, और S के बाद कौन हुआ, G2, और G2 के बाद कौन आएगा, M में, पर M में एक्चुअल में जो नाम आएगा, क्योंकि M तो मैंने सबको मिला के बोला है, ये सारी M में तो आ रही है, अब M के बाद जो एक्चुअल में आपके पास स्टेज है वो कौन सी है, प्रोफेस है, तो ये याद रखना है। अगर वैसे ही पूछ ले, इट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि भाई जो M है वो M फेस मान लिया मैंने, G2 के बाद M आ रहा है, बट M नाम तो पूरी माइटोसिस का है ना, अब वो तो 4 में डिवाइडेड है, तो आपने चारों को मिला के बोला है, अब आपने अकेले प्रोफेस को थोड़ी M बोला है। M में कितनी फेस आती है, 4 आती है, अब उन 4 में सबसे पहले कौन आती है, प्रोफेस आती है, तो याद रखना G2 के बाद अगर M में कोई स्टेज आती है तो कौन सी आती है, प्रोफेस, इसी को एनसीईआरटी कह रही है, दिस फेस, दिस फेस occurs after the S and G2 फेस। इसमें ये किसके बाद आई है, S के बाद आई है, और G2 फेस के बाद आ रही है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। सर आगे इसमें क्या होता है, एक बात बताएं, जो डीएनए डबल हुआ था, डीएनए डबल कहां हुआ था, एस फेस में, क्या वो डीएनए जो डबल हो चुका है हमारा, अभी तक किसी में डिवाइड हुआ पड़ा है, वो तो किसी में भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो डीएनए डबल हुआ है अभी तो एक साथ आपस में, क्या डीएनए डबल जरूर हो चुका है, आपस में वो उलझा हुआ है, अभी तो एक दूसरे के ऊपर ही है वो, अभी वो अलग से वो नहीं है, मतलब आप उसको डिस्टिंग नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, द डीएनए, द डीएनए विच वाज डबल्ड, डबल्ड कब हुआ था, द डीएनए विच वाज डबल्ड इन एस फेस इज नॉट डिस्टिंक्ट, वो अभी अलग से नहीं है, डबल तो जरूर हो चुका है वो तुम्हारे पास में। जैसे कि एग्जांपल समझिए, ये आपकी सेल है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, ये आपका डीएनए जो वाला पार्ट है, ये डबल तो एक्चुअल में हो चुका है ये वाला पार्ट, बट अभी ये अलग से क्लियर नहीं है, वो डबल ही हुआ पड़ा, वैसे आप इसको डबल वैसे मान सकते हो, तो ये आपके पास में अलग से नहीं है अभी। तो क्या कहा है, द डीएनए व्हिच वाज डबल्ड इन एक्स फेस इज नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, ये इज नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवीन्ड, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर वो है, इंटरवीन्ड है वो, बट इंटरवाइंड कह दो आप, तो इंटरवाइंड है, तो इंटरवाइंड है यहां पर, ये वाली चीज को याद रखना है। इसको भी अगर मैं बताऊं आपको, प्रोफेस को भी, तो देखिए चलो थोड़ा सा और डिटेलिंग ले लेते हैं प्रोफेस के बारे में, कहां पर है, आगे पेज को ऐड करता हूं, देखिए प्रोफेस को, प्रोफेस को भी हम कर सकते हैं इसको डिवाइडेड, आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सब फेसेस, इसको भी हम 3 में कर देते हैं। एक हम कहते हैं अर्ली प्रोफेस,
और सेकंड इज कॉल्ड एज मिडल प्रोफेज, मिडल है ये, एंड लास्ट इज कॉल्ड एज लेट प्रोफेज, सबसे आखिर में वो आती है लेट प्रोफेज। तो अर्ली होता है, मिडल होता है, लेट होता है, ये तीन आपके पास प्रोफेज के अंदर टाइप्स है। अर्ली में क्या होगा, अब देखिए अर्ली के अंदर सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, अर्ली प्रोफेज में ये पूरा प्रोफेज है, ये लगा लीजिए हमारी जो एनसीईआरटी है, अब उसका ये पूरा का पूरा पार्ट ही है ये, मैं उसी एनसीईआरटी की लाइंस को बता रहा हूं आपको डिटेलिंग के अंदर। देखिए अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोजोम है, अभी तक क्या होता है सुने ध्यान से, क्रोमेटिन रेटिकुलम नाम होता है, जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है, क्रोमेटिन रेटिकुलम, इससे क्या होगा, एथ्रेड ऑफ क्रोमेटिन सेपरेट होगा, और जब इससे सेपरेट होगा मतलब एक थ्रेड होगा, ये तो पूरा का पूरा जाल है इस तरह से, ये पूरा जाल होता है। देखिए क्रोमेटिन रेटिकुलम में ए थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन क्या होगा, सेपरेट एंड अंडरगो, और उसमें क्या होगा, स्पाइरलाइजेशन। तो इसके अंदर स्पाइरलाइजेशन होता है, कैसे हो रहा है देखिए, क्रोमेटिन रेटिकुलम एक जाल सा है, इस जाल में से क्या होगा, अब एक थ्रेड है जो वो अलग होगा, सेपरेट होगा, और वो अपने आप को क्या करेगा, आगे चल के जब आप देखोगे यही स्टार्टिंग होती है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम की, क्योंकि ये जाल है पूरा भी उलझा पड़ा है। अब ये उलझे हुए क्या, अब आपको इसको क्या सही करना है, इसको सुलझाना एक तरह से, तो सुलझाने के लिए क्या, जो उलझा हुआ उसको अलग तो करना पड़ेगा ना, तो इसी को हम यहाँ पर, यही बिगिनिंग है, याद रखना, बिगिनिंग ऑफ कंडेंसेशन, बिगिनिंग ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन कंडेंस होकर किसको बनाएगा बताइए, क्रोमोजोम को। तो आपसे कोई पूछता है, और नीट के अंदर आया भी क्वेश्चन हुआ है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कहां होता है, तो यहीं पर होता है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मींस क्रोमोजोम बनाएगा, क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोजोम। अब ये अर्ली फेज की बात चल रही है इसके अंदर, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। तो क्रोमोजोम मेटल का क्या होता है, कंडेंसेशन। आगे एनसीईआरटी की लाइन है, खुद एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है, जो क्रोमेटिन है वो क्या है, वहां पर भी मैंने बताया था एस फेज में क्या होगा, डबल हो गया था। अब डबल के बाद में अभी वो अलग नहीं है, अभी वो इंटरग्राइंड है आपस में, वहां पे क्या है, अब उसको अलग कर रहे हैं हम, जब अलग कर रहे हैं उसको अनटेंगलिंग बोलते हैं। तो याद रखना, अनटेंगलिंग ऑफ, अनटेंगलिंग का मतलब होता है अनटेंगल ऑफ, एक सेकेंड, अनटेंगल ऑफ क्रोमेटिन। तो आप क्रोमेटिन को यहां से सुलझा रहे हो, अनटेंगल का मतलब एक तरह से सुलझाना, तो यहां पर होता है वो। अगला याद रखना, इसके अंदर ये अर्ली प्रोफेज की बात चल रही है, लुक्स लाइक एज। अब एक दो पॉइंट और कर लेना करो, तो ये कैसे दिखती है आपको, लुक्स लाइक एज बंच ऑफ वूल, ये आपके ऊन के बंच ऑफ वूल, जिस तरह एक ऊन का गुच्छा नहीं होता है, एक बोल सी होती है, तो उसके समान दिखाई पड़ता है ये हमें। तो ये अर्ली प्रोफेज की बता रहा था मैं। मिडिल प्रोफेज के अंदर यहां पर क्रोमोजोम मटेरियल का कंडेंसेशन चालू हो जाता है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम मटेरियल कहां बिगिन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम मटेरियल बिगिंस, यहां पर बिगिन लिख देता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये, क्रोमोजोम मटेरियल बिगिंस, तो बिगिंस होता है। अब अगली जो आएगी प्रोफेज, देखिए मिडिल वाली आएगी, मिडिल के अंदर क्या होगा, और ज्यादा क्रोमोजोम मटेरियल कंडेंस हो जाएगा, मिडिल प्रोफेज, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल, यहां पर क्रोमोजोम मटेरियल और ज्यादा क्या हो जाएगा, कंडेंस, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। और अभी चलता ही रहेगा पूरी प्रोफेज में, देखो
यहां पर क्रोमोजोम का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मीन्स क्या होता है आपको बताऊं मैं। आप जैसे कि एक मांझा होता है जिससे पतंग उड़ाते हैं हम, अब उसको आप क्या कर रहे हो, पहले वो आपका उलझा हुआ है, एक तरह पे पड़ा हुआ है, मतलब बिखरा पड़ा है वो, अब आप उसको सही कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको अनटेंगलिंग कर रहे हो, उसको सुलझा रहे हो। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मली इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। आप उसको एक तरह से क्रोमोजोम को क्या कर रहे हो, कंडेंस कर रहे हो, उसे लपेट रहे हो। तो कंडेंस ऑफ क्रोमोसोम मेटेरियल कहां बिगिन होता बताइए, अर्ली प्रोफेज में। कहां चलता रहेगा, मिडिल के अंदर भी और लेट के अंदर भी। और मैक्सिमम कंडेंसेशन कहां हो जाएगा, मेटाफेज में, जितना होना है वहां पर कंप्लीट हो चुका हो। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। यहां देखिए, मैक्सिमम मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मेटेरियल है, और यहां पर क्या हो चुका है, क्योंकि अभी क्रोमोसोम अपने आप को अलग करना स्टार्ट करा है। पहले तो हमको एक ही दिख रहा था, पहले हमको एक ही दिख रहा है, अब यहां पर हमको एक से दो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक साथ लपेटा हुआ था, अब वो अलग होना स्टार्ट हो गया है जो वो पार्ट था। तो मोनाड बिकम डायड, अब ये भी लिखते हैं, मोनाड बिकम्स डायड। ये है नहीं ये वर्ड, पर याद रखें। इसका मीन्स क्या होता है, पहले वो एक ही दिख रहा था, पहले वो एक ही वाला पार्ट दिख रहा था हमें, अब वो दो दिख रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक साथ थे, वो इंटरवाइंड थे। अभी बोला था मैंने आपको, जब इंटरवाइंड है, जब दो चीज आपस में एक साथ है तो एक ही तो दिख रही है, अब जब अलग अलग होगी तो एक से कितनी बन गई, दो। तो मोनाड बिकम डायड, ये है, एक से दो दिख रहे हैं वो। अब है आखिर में, दिस इज कॉल्ड एज लेट प्रोफेज। इंपॉर्टेंट, पहले में अर्ली में क्या इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, और स्पाइरलाइजेशन बता दिया कि कहां हो रहा है ये। लेट प्रोफेज के अंदर इसको हम किससे करेंगे, याद रखना, दिस इज कैरेक्टराइज बाई, इसको हम किससे पहचानेंगे, दिस इज कैरेक्टराइज बाई डिसअपियर ऑफ या डिसअपियरेंस ऑफ। यहां पर कौन गायब होगा, देखिए, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियर एनवेलप मींस, यहां पर एनवेलप का मींस है कवरिंग या मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां गायब हो रही है, यहां गायब। सर कोई भूत है क्या जो मतलब आ गया और चला गया, यहां पर गायब का मींस क्या है आपको बताऊंगा मैं, आपको पढ़ाया भी हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर होती है किसके साथ कंटिन्यूस होती है, ईआर के साथ में, और उस ईआर का नाम क्या होता है, आर ई आर। तो आर ई आर वो है जो उसके डिसअपियरेंस में और अपीयरेंस में रोल प्ले करता है। तो यहां पर डिसअपियरेंस ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनवलप मींस कवरिंग। दूसरा, डिसअपियरेंस ऑफ, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, यहां पर न्यूक्लियोलस भी गायब। और आपको याद होगा न्यूक्लियोलस किस किस से मिलकर बनता है, ये बनता है हमारे पास आरएनए प्लस प्रोटीन का। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये अपने आप को क्या कर लेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा एक तरह से आरएनए और प्रोटीन में, और ये आइडेंटिटी गायब। और क्या होगा यहां पर, गोल्जी बॉडी भी गायब, गोल्जी बॉडी, ई आर, गोल्जी बॉडी आल्सो डिसअपियर। तो इन सब का यहां पर ये सब खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वो कैसे हो रहा है, अब आपको मैं थोड़ा सा वैसे हेल्प करूं बताने में, देखिए कैसे यहां पर वो हो रहे हैं। न्यूक्लियर एनवलप ये किसके साथ कंटिन्यूस होता है, ईआर के साथ में, और आर ई आर इसको क्या करता है, यहां से गायब करने में रोल प्ले कर रहा है। फिर न्यूक्लियस जो होता है किस किस से मिलकर बनता है, आरएनए का, प्रोटीन का, तो ये आरएनए प्रोटीन में खुद को तोड़ लेता है। तो एक तरह से यहां पर ये वाला पार्ट होता है, और इसके एंड में यहां पर फॉर्मेशन स्टार्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि एंड में क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्रोफेस, इन प्रोफेस द सेंट्रियोल मूव। ये सेंट्रियोल जो नाम है, सेंट्रियोल नाम आया होगा, मैंने आपको पढ़ाया है सेंट्रोसोम का, और वहां पर सेंट्रोसोम जब पढ़ा रहा था मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था। इसका रोल होता है, इसका इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनाने में। तो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस जो बनता है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ये तो याद रखना, इन प्रोफेस द सेंट्रियोल मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, क्योंकि दो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो अपोजिट पोल की तरफ जो सेंट्रियोल है वो मूव करते हैं।
और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल आता है। आपको याद होगा जब पढ़ा रहा था माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो वहां नाम लिया था माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। ये नाम फिर आ गया एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखिए पढ़ कर देखना, अभी मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी की रीडिंग, तो देखना आया कि ना आया। तो आगे यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, प्रो इन प्रोफेज द सेंट्रियोल सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये बात कर ली। आगे द माइक्रोट्यूब्यूल, the microtubule helps in formation of nuclear spindle apparatus। तो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल रोल प्ले करता है, याद रखना। तो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस क्या है, देखिए ये होता है पोल, इन्हें बोलते हैं हम पोल, और ये होता है बीच का इक्वेटर। अब जो ये इक्वेटर है, अब इनके अंदर ये इस तरह से बन जाता है, ये पोल और इक्वेटर, इसका नाम इक्वेटर कहते हैं हम, दिस इज इक्वेटर, और इनको बोलते हैं पोल। जो इक्वेटर है ये ब्रॉड पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे ब्रॉड पार्ट, और ये कैसा पार्ट होता है, नैरो पार्ट। तो नैरो पार्ट कौन सा है, पोल है, और ब्रॉड पार्ट कौन है, इक्वेटर है। और इक्वेटर और पोल इन दोनों को, क्योंकि यहां से क्या होती है, एस्टर रे निकलती है, एस्टर रे, और यहीं से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, इनका नाम होता है स्पिंडल फाइबर, यहां से स्पिंडल फाइबर जो निकलेंगे। अब जो एस्टर है और जो स्पिंडल फाइबर है, इनको मिलाकर बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस। क्या कह रहा हूं, एस्टर रे, ये एस्टर किरण है जो, प्लस स्पिंडल फाइबर, क्योंकि यहां से स्पिंडल फाइबर अलग निकलेगी जो क्रोमोसोम पे जाएगी, तो इनको मिलाकर हम कहते हैं स्पिंडल एपरेटस, या इसको बुक में लिखा हुआ है माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। तो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस किस किस को मिलाकर कहते हैं बताइए, वो कहा जाता है एस्टर रे और किसको, स्पिंडल फाइबर को मिला के क्या बोल दिया, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। ये और इस पूरे का नाम है, इसी का नाम न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, यही वाला पार्ट। तो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस में कौन कौन से नाम आते हैं याद रखना, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। एक तरह से आपको ये एग्जांपल पता है कैसा दिख रहा है, कभी फुटबॉल देखा है, फुटबॉल ग्राउंड देखा है आपने, जब फुटबॉल का मैच शुरू होता है तो मैच शुरू करते हैं बीच की लाइन में से, और बीच की लाइन है इक्वेटर के समान है यहाँ पर ये, और एक होता है उनका पोल इस तरफ और एक होता है उस तरफ, तो दो पोल होते हैं कि ना होते हैं। अब टीम को जो होता है उनको अपनी दूसरे के पोल के अंदर क्या गोल करना होता है, तो वो ये सेम टू सेम यहीं पर क्रोमोसोम खुद को अरेंज करेंगे, और ये पोल है, आधे क्रोमोसोम आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, फिर होगा सेल का डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का डिवीजन। तो आप न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को एक तरह से याद रख सकते हैं फुटबॉल के प्लेग्राउंड के समान है, जो फुटबॉल का ग्राउंड है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अरे भाई बीच में इक्वेटर होता है, साइड में दो पोल होते हैं, तो वही तो फुटबॉल के समान। मैच शुरू करते हो कहां से करते हो, इक्वेटर से, बीच में से करते हो। इसी तरह जब क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे तो क्रोमोसोम इक्वेटर में आएंगे, फिर उनको बांटेंगे दो के अंदर, तो सेम वही हो रहा है, इन चीजों को याद रखना। आगे यहां तक मैंने जो आपको बताया है ये था ऑल अबाउट प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर क्या हो गया आप इसको देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मेटेरियल होता है, सेंट्रोसोम है, वो आगे क्या है, आगे सेंट्रियोल, आपस में अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, एस्टर निकलते, स्पिंडल है, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस कैसे बन रहा है, इक्वेटर क्या है, पोल क्या, ये बता दिया। अगली फेज का नाम है, दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज, इसे देखना मेटाफेज। अब देखिए जो मेटाफेज है, मेटाफेज किसे कहते हैं, यहां पर एक तो कंप्लीटली क्या होता है, इसको एनसीईआरटी ने कहा हुआ है, दिस इज मार्क्ड बाय, दिस इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। यहां पर जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर लें आप, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप ही हो,
न्यूक्लियर एनवलप। और यहां पर न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियस की कवरिंग है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, जो एनवलप है, कंप्लीटली गायब। एक बात बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब गायब होना स्टार्ट हुई थी? अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज। आप कहेंगे सर आपने लेट में बताया, और उसके तुरंत बाद कौन सी फेज आती है बताना? सेकंड का नाम मेटाफेज आता कि नहीं आता? तो वहां पर तो बिगिन होना स्टार्ट हो गया है, और यहां पर कंप्लीटली गायब हो जाएगा। तो कंप्लीटली गायब कहां होता है? इस वाले के अंदर। इसीलिए इसका एनसीईआरटी लिखा हुआ है, दिस इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, मेटाफेज के बारे में। यहां पर क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कब स्टार्ट होता है बताना? अर्ली प्रोफेज में। कहां स्टार्ट होता है? अर्ली में। मिडिल में भी चलता रहता है भाई, लेट में भी होता होगा भाई, चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा हमारे पास। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड। यहां पर जितना कंडेंस होना है, जितना उनको कंडेंस होना था, हो चुका है। तो यहां पर लिख रहा हूं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड। इसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, इज कंप्लीटेड। सर कंप्लीट हो गया? बिल्कुल। अगला देखिए ध्यान से, अब हमारी एनसीईआरटी और क्या कहती है आगे। ये वो फेज है जहां पर क्रोमोजोम, याद रखना, द क्रोमोजोम मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। इस वाली फेज के अंदर क्रोमोजोम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं बताइए? इक्वेटर के थ्रू, इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं टू अरेंज देमसेल्फ, अपने आप को वहां अरेंज करने के लिए, टू अरेंज देमसेल्फ। तो क्रोमोजोम मूव कर रहे हैं इक्वेटर की तरफ टू अरेंज देमसेल्फ। अब यहां पर जब अरेंज कर लेंगे मेटाफेज में क्रोमोजोम, इस प्लेट का नाम आता है मेटाफेज प्लेट। क्या नाम आता है बताइए? मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट कब बनती है? मेटाफेज के अंदर। तो व्हेन क्रोमोजोम, ये लाइन एनसीईआरटी में एंड में दे रखी थी पैराग्राफ में, तो आपने क्यों ये बताया पहले? क्योंकि भाई यहां पर मूवमेंट है, आपको मैं बता रहा हूं कैसे होगा। तो व्हेन क्रोमोजोम अरेंज, when chromosome arrange themselves in metaphase, it's called as metaphase plate। उसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट किसे कहते हैं याद रखना, जब क्रोमोजोम खुद को मेटाफेज में, और कहां अरेंज करेंगे आपको अच्छे से पता है? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे। सर नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए इधर, ये होता है पोल, बताया मैंने, इसके अंदर। और कंप्लीट फॉर्मेशन जो कि न्यूक्लियस स्पिंडल एपिडर्मिस से वहां बनना स्टार्ट हो गया था मेटाफेज के अंदर, बता यहां पर एंड के अंदर। अब यहां पर क्या होगा? क्रोमोजोम आएंगे, ये इक्वेटर है। अब देखिए यहां पर ये इस तरह का होगा, इस वाले पोल से ऐसे होता है ये सेम। इसमें क्या होगा? ये क्रोमोजोम है, देखो क्रोमोजोम कैसा होता है? क्रोमोजोम कुछ इस समान बना होता है ऐसे करके, ये। और ये आपस में क्रोमोजोम जो है ये दो होते हैं, आधा ये वाला पार्ट को कहते हैं क्रोमेटिड, और आधा क्रोमेटिड ये है। तो ये क्रोमोजोम देखिए यहां अरेंज कर रहा हूं मैं, इस वाले को ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एक ये हो गया, सेकंड को आप ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए अब जिससे ये जुड़े पड़े हैं, अरे यार देखिए मैं यहां पर आपको समझाऊं, पेन को बदलता हूं थोड़ा समझाने के लिए। यहां पर ये वाला पार्ट जिससे ये जुड़े होंगे, ये दोनों के दोनों क्रोमोजोम यहां पर भी जुड़ा पड़ा है इस वाले के अंदर। फिर इनके बाहर एक छोटी सी प्लेट होती है, ये वाली देखो, ये व्हाइट कलर से कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये यहां पर भी ऐसे व्हाइट की लगा लो, और यहां पर भी व्हाइट से लगा लो। सर अलग अलग है क्या? बिल्कुल, ग्रीन वाला पार्ट अलग है, व्हाइट वाला पार्ट अलग है। यहां से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, देखिए स्पिंडल फाइबर, और यहां के चिपक रहे हो, देख ले। और यहां से ये वाला पार्ट, फिर यहां से ये वाला पार्ट आएगा और यहां का चिपक रहा है, फिर यहां से ये वाला पार्ट, ये। अभी मैं बताता हूं आपको, जो ये निकल रहा है आपको पता है तो पोल है, और ये कौन है? इक्वेटर है। ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन है कब का? नीट 2024। यहां लिख देता हूं मैं, नीट 2024 का, जो अब हुआ था 5 मई को हुआ है, उसके अंदर।
5 मई वाले में। रीनीट का पता नहीं देखा, रीनीट का पता नहीं एक्चुअली, उसको कंफर्म करके बता दूंगा मैं आपको, बट ये 5 मई वाले में जरूर था। देखिए क्या कह रहा हूं, ये इक्वेटर है और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, पोल है, और जो ये पार्ट है इनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये भी स्पिंडल फाइबर होगा सेम। और जब ये इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, जब इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। तो ये करके आज आप कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया ये व्हाइट कौन है, ये ग्रीन कौन है, ये रेड कौन है, ना आपने इसको डिस्क्राइब करा है। बट आप अभी मैंने आपको इतना बताया, जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे खुद को इस तरह अरेंज कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेस प्लेट। बताओ यहां तक समझ में आया कि ना आया? अब कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, बट हमें उससे पहले ये बताओ ये व्हाइट और ग्रीन कौन है, हमें यही जानना है, और यही क्वेश्चन है नीट का। अभी रुक जाओ, चलो आगे पढ़ते हैं अभी से। सेम ये क्रोमोसोम होता है ऐसा, देखिए ऐसा क्रोमोसोम होता था, कुछ इस समान ही बनाया था मैंने। ये जिससे जुड़ा पड़ा है ये वाला पार्ट, ये जुड़ रहे थे, ये पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। ये अगला क्रोमोसोम का याद रखना, क्रोमोसोम किस में होते हैं, क्रोमोसोम अक्कर्स इन पेयर। किसमें होते हैं बताओ, पेयर में। भाई क्रोमोसोम दोनों के दो हैं तो ये जोड़े में ही तो हैं, जोड़े में। अब मैं इस क्रोमोसोम का क्या करूं, अब मैं इस वाले पार्ट को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं हाफ में। देखना, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। सर हाफ पार्ट कौन सा है भाई, पेयर में ना, आधा कर दो। हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड, इसे क्रोमेटिड कहा जाता है, ये चीज। तो देखिए अगर आप इसे करेंगे तो ये करना पड़ेगा आपको कि ये वाला पार्ट ऐसे था, अब यहां पर ये किसी अलग से जुड़ रहा था, ये वाला पार्ट। तो क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड है ये वाला पार्ट, देखिए ये क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमेटिड है, ये वाले। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड बताइए, 2 क्रोमेटिड है। तो एक क्रोमेटिड ये हो गया, इसको भी आप क्रोमेटिड कहेंगे, दिस इज आल्सो क्रोमेटिड। और ये भी क्या है, क्रोमेटिड है। और ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के जो खुद के दोनों क्रोमेटिड है वो कैसे होते हैं बताइए, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो इनको याद रखना है, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। अरे भाई दूसरे की बहन जैसे तो है वो दोनों, क्योंकि एक जैसे हैं और एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो कह दिया सिस्टर क्रोमेटिड। क्या इसमें इतना हार्ड है? चलो ये समझ में आ गया होगा। दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, जिससे दोनों जुड़ रहे हैं, उस जोड़ने वाले का नाम जो होता है, ये जो जोड़ने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। तो बताइए सिस्टर क्रोमेटिड या सेंट्रोमियर किससे जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से। आया समझ में नहीं आया? तो क्रोमेटिड्स आर जॉइंड बाई, यहां लिख सकता हूं, देखना, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स आर joined by सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स को जोड़ता है, आर joined by सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाहर कहेंगे सर अभी आपने एक चीज ना बताई, हम उसको नहीं भूले बिल्कुल भी। देखो ये यहां पर आपने एक छोटा सा एक वो लगाया था, क्या यहाँ पर देखो ये सफेद सफेद सा, आप भूल गए ये वाला पार्ट, हम इसे नहीं भूले। हमें यही बताओ पहले कौन है जो सेंट्रोमियर के बाहर है, इस वाले का नाम होता है काइनेटोकोर प्लेट। तो काइनेटोकोर प्लेट कौन था, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड कैसे होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड होता क्या है, क्रोमोसोम का हाफ पार्ट। दोनों क्रोमेटिड जुड़ते किससे, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के ऊपर कौन होती है, काइनेटोकोर प्लेट। सर क्या क्या बोल दिया, हमें तो पल्ले नहीं पड़ा ये। देखो भाई ये जॉइंट बाई किससे हो रहा है, सेंट्रोमियर से। अब आगे सुनिए ध्यान से, ए डिस्क शेप, ए डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर, अच्छे से देख लें ध्यान से, ए डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर प्लेट। इसका नाम कहते हैं हम काइनेटोकोर प्लेट।
सर इसको आप इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, क्या ये जरूरी है? अब सुनना ध्यान से, अब देखना इस वाले पार्ट में, जो ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है, किससे जुड़ रहे हैं? सेंट्रोमेयर से काइनेटोकोर प्लेट पे। बताओ, सफेद पे जुड़ रहे हैं ना कि ग्रीन वाले पे। ग्रीन वाला तो कौन है? सेंट्रोमेयर है। तो बाहर कौन है? काइनेटोकोर प्लेट। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? ये है कि जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर अटैच विद, जो स्पिंडल फाइबर है किससे अटैच होते हैं? अटैच विद काइनेटोकोर प्लेट। और ये नीट में, ये AIPMT के अंदर, नीट में तो 24 में ही था ये वाला क्वेश्चन कि किससे जाके अटैच होते हैं। और काइनेटोकोर प्लेट किसके ऊपर है बताइए? सेंट्रोमियर के ऊपर है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच विद काइनेटोकोर प्लेट, ये चीज VVIP ये वाले किससे आके जुड़ते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, देखिए स्टेटमेंट ये पूछ लेता हूं नीट में आपसे, द स्पिंडल फाइबर, द स्पिंडल फाइबर अटैच विद, अटैच विद सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, एक स्टेटमेंट ये आ जाता। देखो छोटी सी वो है, अगला स्टेटमेंट ये क्वेश्चन अगर वो ये बना के दे देता, द स्पिंडल फाइबर, द स्पिंडल फाइबर joined with काइनेटोकोर प्लेट। बताइए, दोनों में बस एक वर्ड का फर्क आ रहा है। यहां पर क्या लिखा है? स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो रहा है? सेंट्रोमियर से, अटैच विद सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। और यहां क्या है? स्पिंडल फाइबर ज्वाइन या अटैच विद काइनेटोकोर प्लेट। तो बताओ किस कौन सा सही है? किससे ज्वाइन होते हो? सेंट्रोमियर से, काइनेटोकोर से। यहां देख लीजिए अच्छे से किससे अटैच हो रहे हो? व्हाइट वाले पार्ट से हो रहे हैं, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट ही है इसी का नाम है काइनेटोकोर प्लेट। यही है काइनेटोकोर प्लेट। तो बताओ किससे अटैच हो रहे हो हमारे पास में? वो हो रहे काइनेटोकोर प्लेट से। इसका मीन्स क्या होता है? सेंट्रोमेयर वाला ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। यही नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट पूछा था उन्होंने वन वर्ड के अंदर। और ये नीट के क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में इन्वॉल्व करूंगा, आज की क्लास में मैंने किया था PDF के अंदर, बट ये सारा पार्ट NCERT में है। अभी देखो और पढ़ना है इसके अंदर हमें। और क्या है? मेटाफेज, जो मेटाफेज है, जो इन मेटाफेज द मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज इजीली स्टडीड। अगर आप क्रोमोसोम को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप गिनना चाहते हैं कि कितने क्रोमोसोम है, तो उनको किस फेज में सबसे आसान है गिनना, दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज। तो यहां पर काउंट या काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां किया जाता है? काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इजीली स्टडीड, इज इजीली स्टडी इन मेटाफेज। यहां पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। या मोर्फोलॉजी, या आपको शेप को जानना है, मोर्फोलॉजी मींस उसकी लुक है, जो आउटर लुक, शेप को जानना है, या आपको काउंट कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज है। और ये भी नीट का PYQ है, इसको आप AIPMT कह सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता था आपके पास, क्वेश्चन ये, विच फेज इज बेस्ट, इज which phase is best to study morphology of chromosome, morphology of chromosome? ऑप्शन A प्रोफेज, ऑप्शन B मेटाफेज, ऑप्शन C एनाफेज, और ऑप्शन D टीलोफेज। तो बताइए कौन सा आंसर है? मेटाफेज को पढ़ रहे हैं आप, सभी को बताओगे मुझे पता है, बट ये याद रखना ये आया पड़ा है वैसे भी। अगला
यहां से जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता था, देखिए एक और क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला ही लोग कर लेते हैं। द प्रोफेस इज कैरेक्टराइज बाई, आप प्रोफेस को किस से कैरेक्टराइज करते हैं? द प्रोफेस इज कैरेक्टराइज बाई कंडेंसेशन क्रोमोजोमल मटेरियल। स्टेटमेंट दूसरा, द स्पिंडल फाइबर अटैच टू, द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर प्लेट इन मेटाफेज। बताइए ध्यान से, यहां पर क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रोफेज को हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं किससे? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल से। सही है, क्योंकि कंडेंसेशन कहां चालू होता है? करेक्ट है, कहां पे बिगिन होता है? प्रोफेज में। प्रोफेज में भी कहां पर? अर्ली में स्टार्ट हो जाता है। फिर अर्ली पढ़ाता, मिडिल को पढ़ाता, लेट को पढ़ाता, ये बात कर लिया था। अगला, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर प्लेट से। ये भी तो पूछ सकता है, अटैच हो रहे काइनेटोकोर प्लेट से। कहां होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज में होते हैं। अगर वो यहाँ एनाफेज कर देता गलत हो जाता, बट ये सही है यहाँ पर। अब ऑप्शन बनेंगे स्टेटमेंट 1 करेक्ट, इनकरेक्ट, ये आप कर सकते हैं। यहां पर ये हमने डिटेल में देखा है कि कौन किससे अरेंज हो रहा है। इसके बाद जो फेस है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। अब एनाफेज को देखना है। इससे पहले देखिए, रुको एक मिनट, एनाफेज को बताने से पहले, एनाफेज को पढ़ने से पहले अब हम देखते हैं यहां पर क्या है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था, किस तरह से वो अरेंज थे, इनको देखना है। तो देखिए एनसीईआरटी के बाद रीडिंग कर लेते हैं। ये तो मैं सारा आपको खुद ने पढ़ा दिया ये वाला पार्ट। अब देखिए एम फेस क्या लिखा है उन्होंने? मोस्ट ड्रामेटिक फेस है, मोस्ट ड्रामेटिक आपको बता दिया, पीरियड ऑफ सेल साइकिल। और जहां पर मेजर क्या हो रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन। मेजर ज्यादातर जो तुम्हारे पास चेंजेस है वो इसी में मिलेंगे, और सारे कंपोनेंट का। अगला, क्रोमोजोम और जो यहाँ पर क्रोमोजोम का नंबर है, पेरेंट में और प्रोजेनी में। मैंने कहा था पेरेंटल सेल और डॉटर सेल, या पेरेंटल सेल है और जो ऐसा उससे तुम्हारी प्रोजेनी सेल बन रही है, उनमें सेम रहता है। तो नंबर ऑफ देखो क्रोमोजोम का सेम है पेरेंटल में और प्रोजेनी में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ये मैंने हम बात करी है, और ये क्वेश्चन भी आया पड़ा नीट में पीवाई की। कब था? 2021 में तो है ही है, और 2023 में, ये और मैथ्स कॉलम में। फिर आगे देखिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस को डिवाइड करा, देखिए 4 स्टेज में। और 4 स्टेज कौन कौन सी है? प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है और टीलोफेस है। और आपको इसी टाइम बता दो, यहां पर जो प्रोफेस है ये लॉन्गेस्ट फेस है इन चारों में। एम फेस में जो सबसे बड़ी फेस है वो है प्रोफेस, और जो एनाफेस है ये है सबसे शॉर्टेस्ट फेस। तो सबसे शॉर्ट कौन सी होती है बताइए? एनाफेस है। और सबसे लॉन्ग कौन है? प्रोफेस है। ये भी आपसे पूछ सकता है, पर सर आपने तो नहीं बताया। मैंने अभी तो मैंने बताया यहाँ पर क्या है, वहां मैं इनको नहीं बताया था। अब यहाँ अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए ये प्रोफेस है, ये कैसी फेस है? सबसे लॉन्गेस्ट फेस है। किताब में यहाँ पर ये वाला पार्ट वैसे नहीं दिया है, आप इसको समझने की कोशिश करें। और ये कैसा है? एनाफेस, सबसे शॉर्टेस्ट। चाहे वहां लिख लिया, यहां लिख दिया, ये शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्ट कौन है और लॉन्ग कौन सी, ये बात कर ली। पहली वाली स्लाइड को यहाँ पे देख लिया। अगला देखिए, अब चलते हैं प्रोफेज की तरफ। प्रोफेज क्या है? प्रोफेज पहली स्टेज है माइटोसिस की, सही बात है। G1, S और G2, और G2 के बाद M आती है। M कितने में डिवाइड है? 4 में। किस किस में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज सबसे पहले आएगी माइटोसिस की। देखो फॉलो, S के बाद और G2 के बाद, वही तो लिखा है। S और G2 के बाद में कौन सी फेस आ रही है? प्रोफेज ही आएगी। इसके बाद देखो S में और G2 फेस में, S फेस के अंदर जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था वो अभी डिस्टिंक्ट नहीं है। देखो नॉट डिस्टिंक्ट, अलग नहीं है वो आपस में क्या है? इंटरवाइंड है, आपस में मिला हुआ है।
अब आपस में मिला हुआ है, अब अलग होना स्टार्ट होगा वो। अब आगे क्या लिखा देखो, प्रोफेस इज मार्क्ड बाई इनिशिएशन ऑफ, देखो ये रहा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये आपको मैं लिखवाया था अभी। तो कंडेंसेशन कहां बिगिन होता है? प्रोफेस में। और वो भी किसमें बिगिन होता है बताइए? अर्ली प्रोफेस में। क्योंकि इसको अगर हम 3 में डिवाइड कर लें तो ये अर्ली प्रोफेस में होगा। फिर क्रोमोसोम मटेरियल अपने आप को सुलझाएगा, अपने आप को अनटेंगल करेगा। अनटेंगल मींस अपने आप को सुलझाना, क्योंकि अभी वो एक तरह से उलझा हुआ है। अब उलझे हुए को तुम सही कर रहे हो तो एक तरह सुलझा रहे हो उसे, तो यहां पर अनटेंगल हो रहा है। प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन बता दिया मैंने, कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन का स्टार्टिंग में। देखो ये रहा, अगर आप देखना चाहे देखिए, कहां देखो ये रहा, ये रहा क्रोमेटिन रेटिकुलम है। अब अपने आप को क्या कर रहा है वो? इससे अलग कर रहा है, तो अपने आप को सेपरेट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्परलाइजेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये लिखा हुआ। देखिए आ गया, यहां तक हो गया। और सेंट्रियोल, अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां होता है? बताया था मैंने आपको एच फेस में कि एच फेस में होता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। अब वो 2 बने थे, 2 बन चुके हैं, अब अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, 2 पोलों की तरफ। तो यहां लिखा है उन्होंने, नाउ बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। अपोजिट है ना कि सेम पोल है, यहां सेम कर दिया तो गलत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, ये आप जानते ही हो। और यहां पर कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस, तो देखो किससे आप वो कर सकते हैं, अगली देखिए क्या लिखा है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो रहा है और माइटोटिक क्रोमोसोम बना रहा है, देख लिया, कितनी बार देखेंगे। और क्रोमोसोम कितने से बना होता है? 2 क्रोमेटिड से। देखिए आपको बताया था, ये क्रोमोसोम होता है, अगर ये क्रोमोसोम है, बे तू कुछ और ही बन गया। देखिए ये क्रोमोसोम है, अगर अब ये जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है, तो बताओ एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड है। और इनको हम क्या कहते हैं? दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड। अभी बात करके आए, वो ही लिख रहा है ये घिसा पिटा। 2 क्रोमेटिड अटैच टू एड, और किससे अटैच होते हैं? सबको पता है, ये सेंट्रोमियर। 2 क्रोमेटिड किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से, बात कर चुके हैं। और अब देखो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस जो बनता है वो कौन बनवाता है? माइक्रोट्यूब्यूल, आपको मैंने बता दिया था। और ये सेल साइटोप्लाज्म में हेल्प कर रहा है। अगला देखो, सेल का जब एंड में, एंड का मीन्स है लेट प्रोफेस, और आपको मैंने लिखवाया है, देख ले अच्छे से। लेट प्रोफेस में जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई पड़ता, ना ईआर दिखाई पड़ रहा है, ना न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, ना न्यूक्लियर एनवलप। मैंने कहा था ये सारे के सारे डिसअपियर। तो डिसअपियर कहां होते हैं? याद रखेंगे, लेट प्रोफेस में। और लेट प्रोफेस में वो गायब होते हैं, यहां लिख दिया एनसीईआरटी ने, मैंने यहां पर आपको लिखवाया था, देखिए आप कहां पर डिसअपियर हो रहे हो। देखो ये रहा लिखा हुआ है, कहां पर? मिडल है, उसके बाद लेट में, देखो ये रहा लेट प्रोफेस में। किससे? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप लिखवा दिया, और न्यूक्लियस ये भी बता दिया, गोल्जी बॉडी भी गायब है, ये बता दिया आपको। तो गायब कहां हो रहे वो भी देख लिए। अगला देखें, ये एनसीईआरटी की लाइन थी, और ये डायग्राम देखो कैसे। जब शुरुआत की अर्ली प्रोफेस है, वो देखो लेट प्रोफेस, यहां नाम दे रखा है एनसीईआरटी ने अर्ली का करके। यहां पर किस तरह से अरेंज रहे हो, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर है कि नहीं? यहां पर देखो गायब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप डायग्राम में देख के बता सकते हैं यहां पर न्यूक्लियर एनवलप है कितने अच्छे से अरेंज है। न्यूक्लियर एनवलप, तो न्यूक्लियर जो एनवलप है बहुत अच्छे से अरेंज है। और यहां पर क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रही है बाद में। अब यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटाफेस में। देखिए अब अगला, अगला है मेटाफेज। मेटाफेज को देखो, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। मैंने आपको कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। तो जहां पर कंप्लीटली गायब होती है, तो गायब कहां होते हैं? कंप्लीटली मेटाफेज में। गायब होना स्टार्ट कहां होती है? गायब होना स्टार्ट कहां हो रही है? लेट प्रोफेज में, प्रोफेज के अंदर, जहां पर बिल्कुल गायब हो चुकी है। अगला देखें, जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो उससे सेकंड फेज स्टार्ट होती है और माइटोसिस। भाई पहली फेज का नाम क्या है? प्रोफेज है। इसके लेट में वो गायब होना स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कौन आएगा? मेटाफेज। तो मेटाफेज तो इसकी सेकंड ही तो फेज है, वही कह रहा है घिसा पिटा। क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीटेड। देखो कंडेंसेशन कहां चालू होता है? क्रोमेटिन का प्रोफेज में। और कहां? अर्ली में। यहां पर कंप्लीट हो चुका जितना होना था।
तो और यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब और कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया। और इसको जब आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम को पढ़ना बहुत आसान है। मैंने कहा था अगर आपको काउंट करने हैं या आपको शेप देखना है तो काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ कहाँ कर सकते हैं, प्रोफेस में, मेटाफेस में या एनाफेस टीलोफेस में। तो आपको बताया था मेटाफेस, मोर्फोलॉजिकल क्रोमोसोम। एक डिस्टिज मेटाफेस क्रोमोसोम देखिए किसका बना होता है, वही है दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये बता दिया मैंने, दो क्रोमेटिड होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, दोनों को दोनों सेंट्रोमियर से, ये भी बात कर ली। और छोटा सा डिस्क के समान स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं हम बताइए, सेंट्रोमियर के ऊपर उसको कहते हैं काइनेटोकोर प्लेट, ये नाम बताया था। और नीट 2024 और उससे पहले भी है, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से लेकर 4 बार आ चुका है। आप पीवाई को उठा के देखना, मैं कल आपको इंक्लूड कर दूंगा इनकी क्वेश्चन इसको। अगला देखें, यहीं पर साइट ऑफ अटैचमेंट, कौन अटैच हो रहा है, स्पिंडल फाइबर। लो कहां अटैच होते हैं सर, कहां बताया था आपने, देखना ये क्या बताया था, कहां अटैच हो रहे हैं, देखिए बताओ। ये काइनेटोकोर प्लेट है कि ना व्हाइट वाली, और ये स्पिंडल फाइबर है, तो अटैच तो काइनेटोकोर पे हो रहे हैं। और ये किसके ऊपर है, सेंट्रोमियर के ऊपर है। फिर मैंने आपको यहां लिखवा दिया था, देखिए सेंट्रोमियर होता है, एक क्रोमेटिड है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ये काइनेटोकोर प्लेट है, ये सब बता दिया। और यहाँ पर 3 स्टार भी बता दिया था ये। अगला देखें, ये बात कर ली इसके अंदर। अगला है देखो, क्रोमोजोम इक्वेटर पे आ जाते हैं यहां पर, और क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर तो स्पिंडल फाइबर, वो ही बता रहा है कि एक पोल से क्या कह रहा है, देखो इसमें ये अपने आप को इक्वेटर पे लाना स्टार्ट हो रहे हैं, अरेंज होंगे इक्वेटर पे। अभी ये ट्रांजिशन मतलब लेट प्रोफेज कन्वर्ट हो रही है इनटू मेटाफेज, ये वाला है। और जब वो अरेंज कर लेते हैं खुद को कहां पर, मेटा इक्वेटर पे, तो उसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर बता दिया, क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पे आते हैं और अरेंज करते हैं और मेटाफेज प्लेट को बनाते हैं, बात कर ली। अगला देखिए, ट्रांजिशन टू मेटाफेज वो वाला पार्ट, और देखो मेटाफेज ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस वाले का नाम क्या होता है, देखो इनको क्या कहते हैं, पोल, ये भी पोल है और ये भी क्या होता है, पोल है। बीच को क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। तो इक्वेटर पे अरेंज हो गया क्रोमोजोम। अब देखिए ये जो अटैच हो रहा है रेड कलर का, इसी को तो कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर किस जगह अटैच हो रहा है, यहां पर, इसी का तो नाम होता है काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर किसके ऊपर है, इस वाले पार्ट के ऊपर है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के ऊपर कौन होता है, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर है जिससे जाके अटैच होते हैं वो। तो ये डायग्राम देकर पूछ लेगा, बताओ किसको बता रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। इस वाले को अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला पार्ट यहां तक आप अच्छे से करके आए। मैं इसको इसके बाद में ही अगली क्लास के अंदर जितने भी पीवाईक्यू आए पड़े, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, जो पीछे वो भी और इसके आगे वाले वो पीवाईक्यू भी, उसमें खत्म करेंगे। यहां तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एवरीवन।